एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश धोबी का काम करता था। उसकी पत्नी अनामिका उसके कामों में मदद किया करती थी। अनामिका को सासू माँ शारदा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए हर बात के लिए उसे कोसते रहती थी। रमेश अपनी माँ की बातों का परवाह नहीं करता था और ऐसा भी नहीं कि वो अनामिका को समझाता था। वो बस अपने काम में ही व्यस्त रहता था। तभी एक दिन, अनामिका, पड़ोसियों ने कुछ कपड़े दिए हैं धोने के लिए। कल सुबह अगर हम साफ करना शुरू करें तो शाम तक खत्म हो जाएगा। कल जल्दी काम शुरू करना होगा। अजी, अगर ज्यादा कपड़े हैं तो आज ही धो लेंगे, फिर कल तक ज्यादा काम का बोझ नहीं रहेगा, समझे ना? हाँ, वो भी ठीक है। तुमने जो कहा वो भी कर सकते हैं। जब अनामिका और रमेश ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ शारदा आ जाती है और आते ही डांटना शुरू कर देती है। अरे तुम उसकी बात क्या सुन रहे हो? अगर कुछ कपड़े आज धोगे और कुछ कपड़े कल धोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर सारे कपड़े एक साथ धोगे तो उन्हें एक साथ दे भी पाओगे। ऊपर से अभी तो धूप भी नहीं है, तुम उसकी बातें सुन के काम करोगे? तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? तुम भी तो सोच सकते हो। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया सासू माँ? बहुत हो गया, अब बंद करो। तुम धीरे धीरे अपनी बातों से उसे भला फुसला के घर से मुझे निकाल दोगी क्या? ये सब तुम्हारी चाल है। क्यों सासू माँ, आप मुझे अपनी बातों से इतना प्रहार करते रहती है? मैंने आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप मुझे इतना भला बुरा सुनाते रहती है? अरे वाह लड़की, अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं इस घर में आग लगा रही हूँ। मैं जो करती हूँ वो भला के लिए करती हूँ। फिर भी अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो मुझे करोड़ों के पैसे नहीं मिलने वाले। जाओ जाओ, नाटक करना बंद करो और अपने काम में ध्यान दो। अजी, सासू माँ जब मुझे इतनी खरी खोटी सुनाती है, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम अपना मुंह खोल के कुछ तो कहा कीजिए। अनामिका, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत झील जाना होगा। चलो जल्दी। रमेश की बातें सुन के अनामिका शांत हो जाती है। बाद में वो कपड़े धोने के लिए पास के ही झील में चली जाती है। रमेश और अनामिका तालाब पहुंचकर कपड़े धोने लगते हैं। लंबे समय तक अनामिका सोचती रहती है और फिर वो अपने पति से खुल के अपने दिल की बात कहती है। अजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बिना झिझक के आप जवाब दीजिएगा, देंगे ना? कहो अनामिका, क्या कहना है? जब सासू माँ बात बात पर मुझे डांटती है, आप तब क्यों कुछ नहीं कहते? आपको क्या लगता है गलत निर्णय लेने के लिए मैं आपको गुमराह करती हूँ? मैं तो हमारे बारे में सोच के ही कहती हूँ। सासू माँ हमेशा ऐसा कहती है। ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है। उनकी बातों से भी ज्यादा तकलीफ होती है जब आप ये सारी बातें सुन के चुपचाप खड़े होके रह जाते हैं। देखो अनामिका, तुम मेरी पत्नी हो। मैं अगर कुछ कहूँ या ना कहूँ फिर भी तुम मुझे समझोगी और शांत रहोगी। पर माँ ऐसी नहीं है, वो तुम्हें और परेशान करेगी अगर तुम उनकी बातें नहीं सुनी तो। वो पड़ोसियों को कहेगी कि तुम मुझे अपने तरफ कर ली हो। ये सुन के तुम्हें और बुरा लगेगा। मैं चुप रहता हूँ तो वो थोड़ी देर अलबल कहती है, फिर अपने आप चुप हो जाती है। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ अनामिका। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगा था आप इसीलिए कुछ कहते नहीं है, चुप रहते जब सासू माँ मुझे इतनी खड़ी खोटी सुनाती है। अनामिका, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब तुम ये सब मत सोचो। मैं अभी जाके और भी कॉलोनी वालों के कपड़े लेकर आता हूँ। तब तक तुम कपड़े धोते रहो, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी आइएगा। रमेश कपड़े लेने चला जाता है। अनामिका वहाँ पे अकेले ही कपड़े धो रही थी, आसपास कोई नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आज के बाद से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखें आंसू से नहीं बल्कि खुशी से भर जाएगी। अब तुम दुखी मत होना अनामिका। तालाब किनारे से ऐसी बातें सुन के अनामिका हैरान रह जाती है। आसपास कोई और था भी नहीं, क्योंकि अनामिका के पति भी वहाँ नहीं थे। इसीलिए अनामिका बहुत आश्चर्य महसूस करती है। कौन है? कौन ऐसी बातें कर रहा है? देखो अनामिका, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। तुम डरो नहीं। ये लो तुम्हारे लिए ये उपहार। इस तरह से वो तालाब बातें करता है। फिर उस तालाब से एक जादुई साड़ी निकल आती है। अनामिका बहुत खुश हो जाती है उस जादुई साड़ी को देखकर। वो जादुई साड़ी अनामिका के आंखों के सामने सारे कपड़े धो देती है। ये सब कुछ अनामिका के लिए कजुबा था। तब तक वहाँ पे रमेश आ जाता है। वाह अनामिका, तुमने तो सारे कपड़े धो दिए।
मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगा था कपड़े धोते धोते शाम हो जाएगा, पर तुमने तो दोपहर में ही सब खत्म कर दिया। अजी, जितने कपड़े आप अभी ले आए हैं, मैं सारे 1 घंटे में ही धो के खत्म कर दूंगी। कैसे अनामिका, इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े कैसे धो पाओगी? रमेश के इस सवाल पे अनामिका सारा सच कह देती है। बाद में रमेश खुद अपनी आंखों से उस मायावी साड़ी को कपड़े धोते हुए देखता है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य होता है। सारे कपड़े धोने के बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। जल्दी बहू आ गई है ये देखकर शारदा चुप नहीं रहती और जो मुंह में आता है वो कहने लगती है। जो लोग भूखकर होते हैं उन्हें बाहर में भी मन कहाँ लगता है, उन्हें तो घर पे खाने के लिए आने का मन होता है। कुछ बहुएं होती है जो घर की सुरक्षा करती है, पर मेरी बहू तो बर्बाद करने में ही लगी रहती है। सब किस्मत है, किस्मत। शारदा जब ऐसी बातें कह ही रही थी अनामिका से, वो जादुई साड़ी हवा में घूमने लगती है और शारदा से जाके टकराती है। वो साड़ी हवा में उड़ते उड़ते शारदा के दोनों गालों में चटाक चटाक थप्पड़ लगाती है। शारदा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जब तक वो चिल्लाती है तब तक वो साड़ी पीटती रहती है। तब रमेश अपनी माँ को सच बताता है। शारदा हैरान रह जाती है और उस जादुई साड़ी से वो डरने लगती है। बेटा अनामिका, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह में जो आया मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई। भगवान के लिए मुझसे बदला मत लेना। अपनी गलती का एहसास हो गया, छोड़ दो मुझे। देखिए सासू माँ, मैंने आपके साथ हमेशा माँ जैसा व्यवहार किया, पर आप मेरे साथ हमेशा गुलामी की। हम दोनों ही औरत हैं, आप भी कभी बहू थी। कृपया समझने की कोशिश करें और मुझे चोट पहुंचाना बंद करें। अनामिका की बातों से शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर बिना परेशान किए वो अनामिका के साथ अच्छे से रहने लगती है, क्योंकि अब उसे जो कुछ चाहिए था उस मायावी साड़ी ने उसे दे दिया था। इसीलिए वो बहुत खुश थी और साथ ही पूरा परिवार भी बहुत खुश था। एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा जो कि घर की मुखिया थी। शारदा के मुताबिक ही रमेश और अनामिका चलते थे। उनका गरीब परिवार था, इसीलिए वो तीनों कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करते थे और साथ में वक्त गुजारते थे। अनामिका को काम करने के दौरान हमेशा नई नई सोच आती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा, तुम बड़े खुश लग रहे हो। क्या मुझे कोई खुशखबरी सुनाने वाले हो? हाँ माँ, हम सब छोटे मोटे काम तो कर रहे हैं, पर फिर भी घर चलाना बहुत मुश्किल है। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है। मुझे गांव के सरपंच जी ने बुलाया था आम के बागान की चौकीदारी करने। उन्होंने कहा है हर महीने वो हमारे लिए चावल और पर्याप्त राशन देंगे और साथ ही पैसे भी देंगे। अब तुम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। अरे वाह वाह, सुबह सुबह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अनामिका, जाके मिठाई ले आओ, मुंह मीठा करना जरूरी है। अनामिका जाके मिठाई ले आती है। मिठाई खाने के बाद वो कहने लगती है, पर सासू माँ, अगर वो वहाँ पर बैठ के चौकीदारी करेंगे तो हम भी वहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं ना। हम घर पे खाली नहीं बैठ सकते। अगर हम कुछ काम करते हैं तो हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे और वो पैसा हमारे कुछ ना कुछ काम में ही आएगा। क्या कहती हैं आप? हाँ बेटा, तुमने सही कहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। काम के लिए चिंता मत करो, तुम लोगों को भी काम मिलेगा। आम का बागान काफी बड़ा है, वहाँ पे आम को तोड़ना, एक जगह इकट्ठा करना, सरपंच के घर तक पहुँचाना, ये सब काम हमें कल से ही शुरू करना होगा। आप लोगों को भी काम करना होगा। अगर आप लोग वहाँ पे काम करेंगे तो सरपंच जी ने कहा है कि वो कुछ पैसे देंगे और साथ ही साथ कुछ आम भी देंगे। फिर तो हम खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हैं। फिर कल से ही हम काम करने जाएंगे। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो दिन निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह शारदा और अनामिका उस आम के बागान में जाते हैं। वहाँ का माहौल सास बहू दोनों को बहुत पसंद आता है। रसीले रसीले आम, ठंडी ठंडी हवा, सास और बहू को चिड़ियों की चहचहाहट बहुत सुखद लगती है। अजी, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। ये बहुत सुंदर जगह है। हाँ अनामिका, रात के वक्त चांद की रोशनी में ये इलाका और भी खूबसूरत हो जाता है। अरे बेटा, क्या इन पेड़ों में लगे सारे आमों को हमें तोड़ना है? हाँ माँ, पर थोड़ी दूर जाकर ही
वहाँ और आम के पेड़ है, कई सालों से है माँ, पर सरपंच जी ने वहाँ जाने के लिए हमें मना किया है। पर क्यों मना किया है? वहाँ कोई हमें खा जाएगा क्या? हाँ, सरपंच जी ने खास तौर से ये बात कही है माँ। उन्होंने हमें वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। कोई ना जाए इसीलिए उन्होंने वहाँ कांटेदार बाड़े भी लगा रखा है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। और ऐसा लगता है कि इसी वजह से मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है। उन्होंने टेबल बजा कर कहा है कि मैं ख्याल रखूं कि कोई बाड़े पार करके अंदर ना जाए। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में कुछ है। हमें किसी भी तरह वहाँ जाना चाहिए। सासू माँ, अगर हम वहाँ जाए तो शायद हमें कुछ पता चले। अरे ऐसा मत करो, ग्राम प्रधान ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये काम दिया है। अगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो सदन का नेतृत्व नहीं कर सकते और हमारे पास फिर काम भी नहीं रहेगा। अनामिका और शारदा सोचती है कि उन्हें किसी भी तरह उस जगह पर जाना होगा। रमेश को उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में 2 दिन लगे। आखिर में रमेश मान जाता है। फिर उस रात किसी को बताए बिना शारदा और अनामिका वहां जाती है। रमेश बाहर खड़े होकर नजर रखता है। जैसे ही बेड़ा पार करती है, अनामिका और शारदा को बड़े बड़े आम के पेड़ दिखते हैं। उन बड़े बड़े आम के पेड़ में बड़े बड़े आम लटके हुए थे। सासू माँ देखिए, यहाँ देखिए। अरे वाह, ये आम तो बहुत बड़ा है। एक आम तोड़ के हम इसे घर ले चलते हैं सासू माँ। ठीक है, मैं इस तरफ और उस तरफ नजर रखती हूँ। तुम जल्दी से काम खत्म करो, तीसरे की नजर पड़ने से पहले घर जाना है। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका उत्साहित हो जाती है और उस पेड़ से एक बड़ा सा आम तोड़ लेती है। फिर सास बहू वो आम लेके घर चली जाती है। घर में जाकर उस आम को देखकर सास बहू बहुत उत्साहित हो जाती है। जल्दी से मैं इस आम को काट के खाना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है पूरे 1 हफ्ते लगेंगे इसे खत्म करने में। हाँ सासू माँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहे हैं। अनामिका और शारदा उस आम को 2 हिस्से में काटती है। उस आम के अंदर से एक छोटा बच्चा निकल आता है। वो बच्चा सुनहरे रंग का था। उस बच्चे को देखकर शारदा और अनामिका दोनों अचंभित रहते हैं। उन्हें लगता है ये कोई अजूबा है। सासू माँ, देखा आपने? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। वो बच्चा आम के अंदर, वो भी सुनहरे रंग का बच्चा। ये तो बड़ा ही आश्चर्य है। शायद यही कारण है कि ग्राम प्रधान इस जगह को एक रहस्य बना के रखे हैं। इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ सासू माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब शारदा और अनामिका इस तरह की बातें कर रहे थे, उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अनामिका उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगती है। बच्चे को शांत कराने के लिए वो उसे इधर उधर घुमाने लगी। अनामिका उस बच्चे को लेकर जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ की चीजें सोने में बदल जाते हैं। सास बहू समझ जाती है कि ये एक मायावी शिशु है। रमेश जब घर लौट के आता है, वो उन्हें इस बारे में पूरी कहानी बताते हैं। सारी बातें सुन के रमेश बहुत खुश होता है। ये बात हमारे बीच में ही रहे, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जी, इस बच्चे को हम पाल सकते हैं। आज से ये बच्चा हमारा बच्चा है। रमेश और अनामिका बच्चे की देखभाल करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। उस शिशु की वजह से सारी चीजें सोने में बदल जाया करती थी, जिसे बेचकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उन पैसों से वो अच्छे से अपने परिवार को चलाने लगे।